नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिफाइन स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और इस चैनल में अभी जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के वीडियोस इसमें अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें हम बात करें केवल और केवल रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। जो है वर्ष 2020 के जो एग्ज़ाम हैं जो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं उसको देखते हुए इसमें वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें इस चैनल में आपको बहुपद वाली प्रश्नावली वाले वीडियो मिल जाएंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं, निर्देशांक ज्यामिति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अर्थात जिसमें आपके है माध्य माध्यिका बहुलक, त्रिकोणमिति वाला पूरा पोर्शन जिसमें छठी, सातवीं, आठवीं हाइट और डिस्टेंस वाली प्रश्नावली भी इसमें शामिल है, जिसके वीडियो अपलोड इस चैनल में है, पहले से ही अपलोड किए गए हैं। और साथ ही साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली प्रश्नावली 16वीं, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, वृत्त वाली प्रश्नावली 12वीं, वृत्त और स्पर्श रेखा और प्रायिकता वाली प्रश्नावली, इसके वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या आप ऊपर आई वाले बटन पे भी क्लिक करके आप उन वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको लाइन टू लाइन वाइज मिल जाएंगे, जिसको आप देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और जो एग्ज़ाम है उसमें अपने नंबर जो है उसको भी इम्प्रूव कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे आपकी जो 11वीं प्रश्नावली है बुक में, वो है समरूपता वाली, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि समरूप आकृतियाँ क्या होती है और जो आपकी बुक में कुछ प्रमेय हैं उसमें से इम्पोर्टेंट प्रमेय जो है उनको हम देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि भाई इस प्रकार के जो इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं उनको बेसिक कंसेप्ट क्या है और आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और कौन कौन से सवालों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं समरूपता के बारे में। समरूपता आप यहाँ से इसके जो शब्द है उसी से आप देख सकते हो, समरूप अर्थात रूप जो है वो समान होना चाहिए। जहाँ रूप से मेरा तात्पर्य है, रूप से तात्पर्य है आकृति या शेप, ठीक है। और यहाँ पे साइज से बात नहीं हो रही है, साइज अलग अलग हो सकता है बट रूप जो है, आकार, आकृति जो है, शेप जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो दो वृत्त है ना, तो दो वृत्त जो है वो या दो से ज़्यादा भी वृत्त हैं वो सारे क्या होते हैं, साइज में कम ज़्यादा हो सकते हैं बट बाकी वो सारे क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि आपने पिछली क्लासेस में सर्वांग समता के बारे में पढ़ चुके हो। सर्वांग समता क्या होता है, सर्व अंग समान, मतलब सभी अंग समान होते हैं। जैसे अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तीनों कोण बराबर होने चाहिए, लेकिन समरूपता में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे वृत्त है, वृत्त क्या होता है, सभी वृत्तों के रूप जो होता है, उनका जो शेप होता है ना, वो क्या होता है, समान होता है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी तरह से मैं बात करूं, दो रेखाखंड है, अलग अलग लंबाई के हैं, लेकिन वो सर्वांग सम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि लंबाइयाँ अलग अलग है, लेकिन उनका जो आकृति है वो सेम है, अर्थात दो रेखाखंड हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बात करते हैं त्रिभुजों की, तो त्रिभुज में सभी त्रिभुज समरूप होने जरूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जितने भी सर्वांगसम आकृतियाँ होती है, ये बात त्रिभुज पे भी लागू है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चतुर्भुजों की अगर मैं बात करूँ तो सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग में क्या होती है, कोण क्या होते हैं, सारे समान होते हैं। और भुजाएं जो है, एक जो भुजा है वर्ग की, वो चारों दो वर्ग हैं, दोनों वर्ग में भुजाएं अलग अलग माप की है, लेकिन उनका अनुपात क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस बात को अगर मैं ब्रीफ में कहूँ, शॉर्ट में अगर हम कहें तो कोई बहुभुज है, बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं हैं। अगर दो बहुभुज हैं जिनमें संगत कोण क्या है, समान है, और भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, समान हो, तो उस कंडीशन में हम उसको कहते हैं समरूप त्रिभुज, समरूप बहुभुज कहते हैं। क्लियर? तो इन बातों पे डिपेंडेंट आपके 11.1 प्रश्नावली है, जिसमें लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, वो आपको ध्यान रखने हैं। वो आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस आते हैं वो या देखो 1 नंबर का, 3 नंबर का और 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो या तो 1 और 3 नंबर अर्थात एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, अर्थात टोटल 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, अर्थात टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं। चांसेस कम है, लेकिन ये भी बन सकता है कि एक 6 नंबर का, एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी इसी प्रश्नावली में से पूछ लिया जाए। तो मार्क्स के हिसाब से, नंबर के हिसाब से ये प्रश्नावली काफ़ी बड़ी है और
हालांकि इस हिसाब से इसमें चीज़ें भी बहुत ज़्यादा समझने लायक हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और सारे क्वेश्चंस जो है वो आप बेसिक से आप कर सकते हो। अब देखते हैं इस प्रश्नावली में जो एक थ्योरम है थेल्स प्रमेय जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ष 2020 के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं वो प्रमेय क्या है और उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, अब लेते हैं आपके आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, या आप दूसरे नाम से आप कह सकते हो थेल्स प्रमेय से। अब ये थेल्स प्रमेय क्या होती है, या ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में आप किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटती है, तो वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में काटी जाती हैं। अर्थात आप इस डायग्राम से समझिए कि जैसे ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में भुजा BC के समांतर हमने एक रेखा खींची है DE, ठीक है। तो इस DE रेखा ने इस AB को D पर और AC को बिंदु E पर काटा है। क्लियर। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो अनुपात है कौन सा, AD और DB, इस भुजा के दो टुकड़े हुए है ना, और इस भुजा के भी दो टुकड़े हुए, तो ये बिंदु इसमें कॉमन है ना, बिंदु A क्या है इन दोनों में, कॉमन है दोनों भुजाओं में, ठीक है। तो आप इससे दोनों दिशाओं में बढ़ सकते हो, अर्थात आप कह सकते हो AD बटा DB वो बराबर होना चाहिए AE बटा EC के। क्लियर। तो हमें ये चीज बतानी है इस थ्योरम में कि AD बटा DB जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, AE बटा EC के। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह से सवाल को आगे बढ़ते हैं और किस तरह से इस थ्योरम को सिद्ध करते हैं। क्लियर। अब स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि क्या है स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसको सिद्ध कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्या काम करते हैं, रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, E से AD पर एक लंब खींचते हैं, E से AD पर एक लंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्लियर। और ये परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए ये बिंदु F पे कट रहा है, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है वो किस बिंदु पे कट रहा है, बिंदु F पे कट रहा है। क्लियर। हम करने क्या वाले हैं इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कि देखिए AD बटा DB है ना आपके पास, तो एक कुछ हम त्रिभुज लेंगे, चार त्रिभुज लेंगे, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल हम बराबर सिद्ध करने वाले हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात हम लेने वाले हैं। क्लियर। अब त्रिभुज कौन कौन से लेंगे, एक तो AD आपके इस थ्योरम में काम आ रहा है, तो AD जो है AD से रिलेटेड एक त्रिभुज बनेगा ADE, ठीक है। तो हम इस ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं, और जो AD त्रिभुज होगा, AD से ADE जो त्रिभुज होगा, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं कि आधार मानने वाले हैं AD को, और ऊंचाई जो है इस त्रिभुज की वो हमने यहाँ से लंबवत दूरी ले ली, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, EF हो जाएगी। क्लियर। और यहाँ पे एक त्रिभुज और हम लेने वाले हैं, DB आ रहा है ना, तो DB से रिलेट एक त्रिभुज हम और लेंगे, जो हम लेंगे DBE। क्लियर। ये नीचे वाला DBE वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, इसकी ऊंचाई भी ये EF ही होगी। क्लियर। देखिए ये DBE जो त्रिभुज है वो कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे D है, यहाँ B है और यहाँ E है। क्लियर। अब इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए अब आप देखिए, ऊंचाई के लिए देखिए आपकी 90 डिग्री लेना होता है ऊंचाई के लिए। तो इस भुजा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ कहीं पे जाके मिलेगा, ठीक है। तो अर्थात इस त्रिभुज की ऊंचाई भी कौन सी होगी, ये EF ही होने वाली है। क्लियर। तो अभी हम बात करेंगे इन दो त्रिभुजों के बारे में, ठीक है। कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, कैसे पता चलेगा, ये आप स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, डायग्राम ध्यान में रखिएगा जो पहले बनाया हुआ था। अब तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ट्राइंगल भी ले लिया हमने, पहले वाला डायग्राम ध्यान में रखो, ठीक है। उससे आप देखिए AD बटा DB, तो एक तो AD से रिलेटेड त्रिभुज लेना है ADE, और एक DB से रिलेटेड त्रिभुज कैसे करोगे आप, B से E को मिला दोगे। ये बात हम रचना में लिखेंगे, ठीक है। रचना में क्या क्या लिखेंगे, एक तो हम लिखेंगे B को E से मिलाया, एक हम लिखेंगे E को E से AD पर या AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EF, ठीक है। और भी काम है इसमें, वो भी रचना में लिखना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार हम ले लेते हैं AD और ऊंचाई ले लेंगे EF। क्लियर। तो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल होगा, इस ये जो AR लिखा हुआ है, दैट मीन्स शॉर्ट में लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल,
ठीक है, आप लिख सकते हो ADE का क्षेत्रफल, इस तरह से भी लिख सकते हो। वो क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जो हो जाएगा AD इंटू EF 1/2 पड़ा है। क्लियर। इसी तरह से DB से रिलेट आपका जो त्रिभुज है कौन सा है, DBE। हाँ, इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई। आधार हम कौन सा लेंगे, DB लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे थ्योरम में DB आ रखा है। क्लियर। तो हम लेंगे आधार तो ले लेंगे DB, और ऊंचाई कौन सी लेंगे, EF, दोनों में सेम रहेगी। क्लियर। तो DBE का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, दैट मीन्स DB इंटू EF। क्लियर। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, अर्थात इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग देंगे। क्यों देंगे भाग, कैसे पता चलेगा, देखिए AD/DB, इस समीकरण 1 में यहाँ पे AD आ रहा है और समीकरण 2 में DB आ रहा है। AD/DB लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप है, ध्यान से समझिए, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। ठीक है। तो AD/DB जब हम करेंगे तो LHS में तो ये एरिया आ गया ADE/DB। क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये मान हमने लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के। अब देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है, और EF से EF कट जाएगा, तो क्या बचेगा, AD/DB, AD/DB, जो एक तरह से हमारा LHS आ चुका है। क्लियर। अब बिल्कुल इसी तरह से हम बात करेंगे इस RHS की। RHS में क्या क्या है, AE और EC है। ठीक है। तो AE कौन सी भुजा है, ये AE से रिलेट त्रिभुज कौन सा है, यही AED या ADE। क्लियर। और EC से रिलेटेड कौन सा त्रिभुज है, तो इसी से रिलेटेड कोई त्रिभुज नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक क्या करेंगे, एक मिला देंगे, C और D को मिला देंगे, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ECD। क्लियर। और चूंकि हम AE की बात करने वाले हैं तो एक D से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करेंगे, जो AE को या AC को कहाँ पे मिलता है, मान लीजिए G पे मिलता है। क्लियर। तो अब देखिए ये जो DG है वो लंबवत है किसके, AC के, या फिर आप कह सकते हो AE के। तो ये जो ADE है जो हमने पहले भी लिया था त्रिभुज, उसकी ऊंचाई हमने ली थी EF। ठीक है। अब हम AE के हिसाब से बात करेंगे कि अगर AE को मैं अगर आधार मानता हूं तो ऊंचाई फिर कौन सी होगी, DG होगी। हालांकि ये जो DG ऊंचाई है वो ऊंचाई DEC की ऊंचाई जो कौन सी होने वाली है, D से डाला गया लंब अर्थात DG। क्लियर। अब देखिए फिर से बिल्कुल वही सेम स्टेप है। एक तो हम लेंगे इसी से AE से रिलेट त्रिभुज कौन सा, AED, या जिसको थोड़ी देर पहले आपने नाम दिया था DAE। ठीक है, AED या DAE, जो या फिर आप ले सकते हो ADE, जो हमने नाम दिया है ADE। क्लियर। वो तीनों मान एक ही है, तीनों एक ही त्रिभुज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम AED के स्थान पर DAE या ADE ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो ADE है इसका क्षेत्रफल AE के अकॉर्डिंग, अगर मैं AE को आधार मानता हूं कि अगर आधार A ही है तो फिर ऊंचाई कौन सी होगी, DG। तो इस त्रिभुज का ADE का या DAE का या AED, ठीक है, कोई सा भी आप नाम देते हो, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार इंटू ऊंचाई। आधार हम कौन सा ले रहे हैं, AE, ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, DG। तो इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DG, ये AE इंटू इसकी ऊंचाई DG। क्लियर। और इसी तरह से एक और त्रिभुज हम लेने वाले हैं, त्रिभुज ECD। ECD क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए EC यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है। तो EC से रिलेटेड कौन सा त्रिभुज होगा, ECD। ठीक। अब इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, आधार तो हम लेंगे EC, ये हम कौन सा लेंगे, आधार लेंगे, कौन सा, EC लेंगे आधार, और ऊंचाई यही काम आएगी DG। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मतलब EC इंटू DG, 1/2 इंटू EC इंटू DG। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, ये जो त्रिभुज है ECD, इसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा 1/2 इंटू EC अपॉन EC इंटू DG। क्लियर। अब हम करने को वाले हैं इस समीकरण 4 और समीकरण 5 में भाग। क्यों, बिल्कुल इसी तरह से देखिए AE अपॉन EC की बात हो रही है, तो यहाँ पे समीकरण 4 में है आपके पास AE और समीकरण 5 में है EC। तो ये बटा में कब आएंगे, जब इसमें इसका भाग दोगे। तो समीकरण 4 में हम समीकरण 5 का भाग दे देते हैं, तो इस साइड में तो आ जाएगा क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों का, और इस साइड में ये इनकी वैल्यूज हैं जो बटा में पड़ी हैं। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DG से DG कट जाएगा, क्या बचेगा, AE अपॉन EC।
जो बच जाएगा AE अपॉन EC। क्लियर। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने लायक है, वो कौन सी है? और प्रमेय में एक बात और भी थी जो अभी तक हमने काम में नहीं ली है। वो कौन सी थी? कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, अर्थात ये दोनों भुजाएं जो थी ना DE और BC, ये क्या थी? समांतर थी। इसको तो अभी तक हमने काम में नहीं लिया। देखिए यहाँ पे एक प्रमेय हम काम में लेने वाले हैं कि मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं, ठीक है। अब इन दो समांतर रेखाओं पे अगर मान लीजिए ऐसा हमने कोई त्रिभुज बनाया जिसमें हमने आधार ये ले लिया, ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज बनाया इसी आधार को लेते हुए, मान लीजिए ये बनाया, ठीक। तो यहाँ पे एक थ्योरम होती है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार को लेते हुए अगर आप अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है? सेम होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में DE को अगर मैं आधार लूं, DE जो है ना, ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। तो DE को अगर मैं आधार लूं तो देखिए DE को आधार लेते हुए एक त्रिभुज तो बन रहा है DEB या BDE या DBE जो भी, और एक त्रिभुज बन रहा है आपका DEC, है ना। आधार ये सेम है, एक शीर्ष तो B है, एक शीर्ष कौन सा है? C है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? सेम होगा। किस किस का? एक तो हो जाएगा आपका कौन सा? ये DEC, या जिसको आप कह सकते हो ECD, ठीक है। और एक आपके पास आ जाएगा DEC हो चुका, एक हम ले लेंगे DBE, इसी आधार से DBE। ये जो दोनों त्रिभुज होंगे, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? इनका क्षेत्रफल समान होगा। अर्थात यहाँ पे जो ECD है इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ DBE। क्लियर। और जैसे ही मैं DBE लिख देता हूँ, यहाँ पे तो ये मान आ ही चुका है AE अपॉन EC। अब देखिए आप, ये जो समीकरण थी पहले जब हमने भाग देके प्राप्त किया था AD अपॉन DB, उसका LHS गौर कीजिए क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका? ADE बटा DBE। यहाँ पे क्या रहा है? ADE बटा DBE। कैसे आया है DBE? पहले यहाँ पे ECD था, बट ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है? एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने गए त्रिभुज है जिनका क्षेत्रफल सेम होना है। तो ये दोनों सेम हो चुके। अब देखिए LHS समीकरण 6 का और समीकरण 3 का, ये LHS सेम है, इसका मतलब RHS भी क्या होगा? इन दोनों का सेम होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 और 6 से RHS जैसे ही आप बराबर करोगे, जो आपको सिद्ध करना था वो आपके पास सिद्ध हो जाएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि क्या क्या काम करना है। ठीक है, आपको त्रिभुज लेने हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेना है, 4 त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन से? एक तो AD से रिलेट, मतलब A, D और E ले लेंगे। क्लियर। दूसरा त्रिभुज हम लेंगे DB से रिलेट, DBE। क्लियर। अगला जो RHS है वो है AE जो है, मतलब AE से फिर वापस D, AED आप इसको नाम दो, चाहे ADE नाम दो, जो पहले हम ले चुके हैं इसको दोबारा लेना है। ठीक है। और अगला जो अनुपात है यहाँ पे EC, अर्थात EC से रिलेटेड कौन सा त्रिभुज? ECD। क्लियर। इन 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल लेना है, जिसमें आपको क्या लेना है? आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर। और एक लॉजिक लगेगा इसमें लास्ट में, कौन सा? कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो उनका क्षेत्रफल बराबर होने वाला है। क्लियर। तो ये चीजें आप काम में लोगे तो ये थ्योरम आप इजीली समझ सकते हो। एक थ्योरम है जस्ट इसके अपोजिट, वो क्या है कि अगर इसी प्रकार की आकृति में मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए PQ और R, और यहाँ पे कोई रेखाखंड खींच दिया, मान लीजिए हमने AB खींच दिया, ठीक, और आपको दिया हुआ है यदि इसमें ऐसा हो कि PA बटा AQ बराबर हो PB बटा BR के, ठीक, इसका विलोम है इस थ्योरम का। तो अगर ऐसा होता है, मतलब आप इस डायरेक्शन से चलिए, जो बिंदु P कॉमन है, PA अपॉन AQ बराबर अगर हो PB अपॉन BR के। क्लियर। तो उस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। थेस प्रमेय क्या थी? ये रेखाएं समांतर होगी तो अनुपात सेम होंगे। इसका विलोम क्या कहता है कि अगर अनुपात सेम है इसी तरह से, तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी? समान होगी। क्लियर। तो ये है आपके थेल्स प्रमेय, और इस पर डिपेंड हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं उन क्वेश्चनों को किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, अब आपको एक सवाल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि समलंब चतुर्भुज है ABCD,
ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है आप जानते हो, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं में से एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। क्लियर। जिसमें आपको दे रखा है AB और DC समांतर है, ये AB और ये DC क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्लियर। बाद में दिया हुआ है AD और BC पर, AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार के बिंदु हैं कि EF समांतर है AB के। EF जो रेखा है वो समांतर है किसके, AB के। क्लियर। आपको ये सिद्ध करना है कि AE अपॉन ED बराबर होना चाहिए BF अपॉन FC के। क्लियर। तो अब इस चित्र को, ये जो चित्र दे रखा है, ये जो सवाल दे रखा है, इसको हम किस तरह से सिद्ध करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, A से C को मिला देते हैं, जो है EF रेखा को, ये जो रेखाखंड है ना AC, वो इस EF रेखा को बिंदु G पर काटता है। क्लियर। ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है इस सवाल में, छोटी सी रचना है। अब इस रचना से और थेल्स प्रमेय को काम में लेते हुए ये सवाल इजीली सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। किस तरह से, देखिए सबसे पहली बात तो इसने कही थी कि भैया ये दोनों रेखाएं समांतर है। क्लियर। उसके बाद में इसने कहा था कि ये EF और AB समांतर है, ये रेखा, इसका मतलब ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। समांतर रेखाओं में एक कनेक्शन होता है कि अगर कोई भी 10 रेखाएं मान लीजिए जो किसी एक रेखा के समांतर है, तो वो सारी रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं ये तीनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको अब लेना है त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, ये हमने AC को मिलाया है, तो एक बिंदु G जो आया है इसको काम में लेते हुए, और जो आपको सिद्ध करना है उन बातों को काम में लेते हुए आप ट्रायंगल लीजिए। देखिए AE अपॉन ED मतलब AD रेखा से एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला ACD। ठीक है। तो हम लेते हैं त्रिभुज ACD, जिसमें आप देखिए कि ये पूरी EF रेखा जो है वो AB के समांतर थी। इसका मतलब ये जो EG रेखा है ना, इतना सा, वो किसके समांतर है, AB के समांतर भी है और CD के या DC के भी समांतर है। अब इस ट्रायंगल को आप अगर मैं इस तरह से यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हो गया A, ठीक है, यहाँ C है, यहाँ D है और यहाँ पे E है और G है, और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक। तो अब थेल्स प्रमेय में क्या था कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा होती है, कोई दूसरी रेखा जो है वो इस त्रिभुज को, दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे काटती है, तो ये दोनों भुजाएं जो है वो समान अनुपात में काटी जाती हैं। अर्थात समान अनुपात का मतलब हो गया कि ये जो दो भुजाएं हैं AD और AC, इसके दो टुकड़े हुए समांतर रेखा द्वारा। क्लियर। तो इनका अनुपात सेम होगा, और अनुपात लेने का मैंने तरीका क्या बताया था कि जो दो भुजाएं हैं उनमें एक बिंदु कॉमन होगा। यहाँ पे बिंदु कौन सा कॉमन है, A है। अब A से आप इधर बढ़ जाओ और A से उस साइड में बढ़ जाओ, तो यहाँ से बढ़ेंगे तो क्या बनेगा, AE बट्टा ED। क्लियर। और इस साइड में बढ़ेंगे तो आएगा AG बट्टा GC। क्लियर। तो AD बट्टा AD और AG बट्टा GC ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। किस वजह से होगा, ये होगा थेल्स प्रमेय से। किससे होगा, थेल्स प्रमेय से। क्लियर। या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से। ठीक। अब बात करते हैं RHS की। RHS क्या है आपके पास, BF और FC। BF FC, इससे रिलेटेड त्रिभुज बनेगा आपका ये वाला ABC है ना। देखिए BF और FC अर्थात BC से रिलेट बनेगा BCA या ABC त्रिभुज की अगर बात करते हैं। ठीक है। अब ABC त्रिभुज में देखिए ये भुजा और ये जो रेखाखंड और ये दोनों रेखाखंड के आपस में समांतर हैं, दिए हुए हैं। ठीक। तो ये जो AC रेखा के दो टुकड़े हुए, एक तो हुआ CG और एक हुआ GA, और जो BC रेखा है इसके भी दो टुकड़े हो रहे हैं, CF और FB। ठीक। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से इन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। अब अनुपात किस तरह से लेते हैं, देखिए कौन कौन सी दो भुजाओं के टुकड़े हुए हैं, AC का और BC का। ठीक है। इन दोनों में एक बिंदु उपनिष्ठ रहेगा, कौन सा, C। तो C से आप इस साइड में बढ़ जाओ, C से आप इस साइड में बढ़ जाओ, तो अनुपात क्या आएगा, CG अनुपात CG बट्टा GA। तो ये देखिए CG बट्टा GA, और एक साइड में आएगा आपके CF बट्टा FB, तो ये आ जाएगा CF बट्टा FB। ये दोनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, इसका उलट देते हैं, अंश का हर और हर का अंश दोनों पक्षों में करते हैं।
कर सकते हैं, समीकरण है। ठीक, अब क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको। तो अगर मैं इसको कर देता हूं तो एफ बी जो हर में है वो कहाँ आ जाएगा, अंश में। ठीक, और जो सी एफ है अंश में वो कहाँ आ जाएगा, हर में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जी ए को मैं लिख रहा हूँ ए जी, एफ बी को लिख रहा हूँ मैं बी एफ। क्यों, देखिए आपका जो सवाल में दे रखा है ना वो एफ बी ना दे के वहां पे क्या दिया हुआ है, बी एफ दिया हुआ है। क्लियर। तो और एफ बी और बी एफ जो भुजा है या जो रेखाखंड है बात एक ही है। अब चूंकि एफ बी न दे के बी एफ दिया है इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बी एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एफ। सी एफ जो है उसके स्थान पे आपके सवाल में दे रखा है एफ सी, एक ही बात है, तो हम उसको एफ सी से नोट कर देते हैं। और इस जी ए को हमने ए जी क्यों लिखा, क्योंकि हम इसी सवाल में पहले जी ए को ए जी लिख चुके हैं। क्लियर। और सी जी को हम जी सी लिख चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा लिखा है। क्लियर। अब अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 पे अगर आप गौर करें तो देखिए ए जी अपॉन जी सी और ए जी अपॉन जी सी सेम है, मतलब समीकरण 1 और 2 का आर एच एस क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एल एच एस जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। अर्थात समीकरण 1 और 2 से जैसे आप इन दोनों का एल एच एस सेम करोगे जो आपको लाना था वो आ जाएगा। क्लियर, आसान सा है, बस आपको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो है उसको अच्छी तरह से आपको जो है समझना है। ठीक है, अब देखते हैं और सवाल क्या है इस प्रश्नावली में। देखिए बच्चों, अब जो आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है ABCD, एक ABCD चतुर्भुज है, इस उसके जो विकर्ण है जो है AC और BD इस प्रकार के हैं कि वो दोनों विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित होते हैं। ठीक है, AC और BD कहाँ मिल रहे हैं, O पे मिल रहे हैं। ठीक, और साथ ही साथ आपको दिया गया है ये AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये वाले AO ठीक है बटा DO, ये वाला ठीक है, AO बटा BO सॉरी AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के। ठीक है, ये अनुपात कुछ इस तरह से दे रखा है कि ये दोनों बराबर है। सिद्ध कीजिए कि ABCD जो है वो कौन सा है, समलम चतुर्भुज है। क्लियर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं कि इस बिंदु O से एक समांतर रेखा खींचते हैं AB के समांतर। किसके समांतर, AB के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। क्लियर। तो अब आप ना इस त्रिभुज पे गौर कीजिए, ABC त्रिभुज पर जिसमें आपने ये समांतर रेखा खींची, इसको एक बार हटा दीजिए। ठीक है, इस विकर्ण को एक बार हटा दें तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इस त्रिभुज में ये दो रेखाएं क्या है, समांतर है। कौन सी, OE और EB। क्लियर। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि कॉमन बिंदु कौन सा है इन दो भुजाओं के जिसके टुकड़े हो रहे हैं समांतर रेखाओं द्वारा, AC और BD है ना, AC और BC के जो दो टुकड़े हो रहे हैं कौन कौन से, OE रेखा की वजह से है ना। तो कॉमन बिंदु कौन सा होगा, इसमें C होगा, तो C से एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, अर्थात CO बटा OA बराबर होना चाहिए CE बटा EB के। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CO बटा OA बराबर होना चाहिए CE अपॉन EB के। क्लियर, आसान सा है, थेल्स प्रमेय से हम ये बात लिख सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो है ना CO बटा OA है ना, इसको मैं लिख देता हूँ AO। क्यों, क्योंकि आपके सवाल में AO, BO, CO, DO इस तरह से दिया हुआ है, तो मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ यहाँ पे OA को मैं लिख रहा हूँ AO। क्लियर, और कुछ भी चेंज नहीं किया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, अर्थात उलट देते हैं इस समीकरण को। क्यों, क्योंकि समीकरण आपकी किस तरह से दे रखी है, AO बटा BO ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ AO का है बट्टा में है, तो इसको हम उलट देते हैं, इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, तो दोनों ही पक्ष क्या होंगे, उलट जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा AO बटा CO और बराबर आ जाएगा EB जो बट्टा में था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, EB बटा CE के। क्लियर। अब देखिए जो आपको दिया हुआ है ना उसको आप इस तरह से समझिए कि ये बात आपको दे रखी है। क्लियर। अगर मैं इसकी वज्र गुणा करूं अर्थात BO को इधर भेजूं और CO को इधर लेके आऊं तो क्या बनेगा, AO बटा CO किसके बराबर हो जाएगा, फिर BO उधर चला जाएगा तो BO बटा DO के। क्लियर। जो हमारे पास आ रखा है देखो AO बटा CO आया है हमारे पास, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, BO बटा DO के, है ना। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BO बटा DO, यहाँ से जो दिया हुआ है उसी को ही थोड़ा सा घुमा के हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर। और ये वाला मान एज इट इज पड़ा है। अब अगर आप इस पे गौर करें, इन चार बातों पे गौर करें, देखिए BO और DO, BO अब इसको हम मिला देते हैं विकर्ण को वापिस,
ठीक है, अपना एक तरह से काम हो चुका है, ठीक है। BO और DO भुजा कौन सी आ रही है, BD। उसके बाद में है EB और CE, EB और CE मतलब कौन सी भुजा हो रही है, BC। तो BD और BC को लेते हुए हम एक त्रिभुज की बात करते हैं, और त्रिभुज कौन सा बनेगा, एक बार आप इसको भूल जाइए, ठीक है। त्रिभुज कौन सा, BDC या BCD त्रिभुज, ठीक है, जिसमें इस BCD त्रिभुज में हमने इस समीकरण 1 में एक चीज सिद्ध की है, कौन सी, देखिए BO बटा DO ये वाला या OD, क्लियर, बराबर है EB बटा CE के। तो ये कुछ इसी तरह की तो बात हुई ना थेल्स प्रमेय से मिलती जुलती, कि अगर आप B से रवाना होते हैं दोनों दिशाओं में तो BO बटा DO या OD बराबर अगर है BE बटा CE या EC के, तो यहाँ पे थ्योरम लगती है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय क्या थी, अगर समांतर रेखा है तो इस तरह के अनुपात बराबर होंगे, और अगर इसका विलोम क्या कहता है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो वो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये रेखा OE किसके समांतर आएगी, DC रेखा के समांतर होगी, अर्थात OE जो है वो किसके समांतर होगी, DC के समांतर होगी। लेकिन OE तो हमने AB के समांतर खींची थी, और हमने सिद्ध किया कि OE क्या है, DC के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होंगी, क्लियर। ये तीनों छोड़िए, AB और DC भी क्या हो गई, समांतर हो गई। और इस चतुर्भुज ABCD में जैसे ही AB और DC समांतर हुई, ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। कैसे, कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है वो क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, क्लियर। तो ये चतुर्भुज कौन सा हो गया, समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो गया, क्लियर। अब देखते हैं और क्या है इस प्रश्नावली में। देखिए बच्चों, अब आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें दिया गया है एक आकृति, ऐसी एक आकृति दे रखी है क्वेश्चन में, दिया गया है कि DE समांतर है BC के, DE जो है वो समांतर है BC के, और साथ ही साथ CD है जो है ये वाली रेखा CD वो समांतर है EF के। ये सारी बात आपको दे रखी है, तो सिद्ध करना है कि AD का स्क्वायर जो होगा वो AB इंटू AF होगा। इस बात पे आपको गौर करना है, ये सिद्ध करना है। अब देखते हैं किस तरह से सिद्ध करते हैं। पहले हम इस चीज़ पे गौर करते हैं कि जो AD का स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना हमें, AB इंटू AF। अब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ AD इंटू AD, है ना, और बराबर में आपके पास आ जाएगा AB इंटू AF, ठीक। अब देखिए, अगर मैं इसका पक्षांतन करता हूँ, एक AD को इधर भेज देता हूँ तो यहाँ पे AD बच गया, और इधर जो है एक AB या AF में से एक चीज़ इधर लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं ले आता हूँ AB को, ठीक है। तो बराबर में क्या आ गया आपके पास, AF जो पड़ा था उधर से चला जाएगा AD, क्लियर। तो कुल मिला के आपको इस प्रकार की बात सिद्ध करनी है। अब डायग्राम में हम समझते हैं ये क्या बात है, AD बटा AB, AD बटा AB ये पूरी रेखा, क्लियर। और बराबर में आपको लाना है AF, मतलब ये बटा में आ रहा है AD, ये पूरा हिस्सा, ठीक है। तो इस तरह की बात आपको लेके आनी है, क्लियर। अब हम इसको किस तरह से समझते हैं, देखिए ये जो आपको समांतर रेखाएं दे रखी है ना, ये है ना, यही इस सवाल का जो मेन पॉइंट है, इसी बात पे ये सवाल टिका हुआ है, और टिका हुआ है थेल्स प्रमेय पे, क्लियर। देखिए हम पहले बात करते हैं DE समांतर BC के, DE और BC ये समांतर है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है। अब आप गौर कीजिए इस त्रिभुज पे ABC पे, जिसमें DE है और BC है, क्लियर। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ये जो भुजाओं के जो दो टुकड़े हुए हैं, AB और AC भुजा के जो दो टुकड़े हुए हैं, कौन से, D और E की वजह से, ये दोनों टुकड़ों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। थेल्स प्रमेय यही थी, अर्थात इनमें कॉमन बिंदु है A, तो A से इधर चले जाओ, A से इधर चले जाओ, अर्थात AD बटा DB, ये देखिए AD बटा DB वो बराबर होने वाला है किसके, AE बटा EC के, AE बटा EC के, क्लियर। तो यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं, कौन सा, AD बटा DB। लेकिन आपको लाना है AD बटा AB। अब AD बटा DB हम लाए हैं, आपको AB लेके आना है, तो ये किस तरह से लाएंगे, देखिए हम एक काम करते हैं कि ये जो बात हम लेके आए हैं अभी, इसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, अर्थात इसका उलट देते हैं। तो ये जो AD है ना,
ऊपर, वो ले आते हैं नीचे, और डीबी को कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। सेम यही काम यहाँ पर भी, ये भी उलट जाएंगे फिर, है ना, दोनों पक्ष। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, बस देखते रहिए आप। जैसे आप 1 जोड़ते हो फिर आप लेते हो लघुत्तम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डीबी अपनी जगह पे पड़ा है, इस 1 की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, एडी। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे लघुत्तम आएगा एई, और इसी सेम पड़ा रहेगा, और इस 1 की वजह से यहाँ पे आ जाएगा एई। क्लियर। अब आप इस बात पे गौर कीजिए, डीबी प्लस एडी, डीबी और एडी, ये डीबी हो गया आपका और ये हो गया एडी। इनको जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, एबी नहीं बनेगा, तो एबी आ जाएगा आपके पास। क्लियर। तो इसके स्थान पे आ जाएगा एबी, और बिल्कुल इसी तरह से ईसी और एई, देखिए ईसी और एई, इनको जब आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी भुजा आ जाएगी एसी। तो यहाँ पे आ जाएगा एसी और एई अपनी जगह पे पड़ा है। क्लियर। अब बिल्कुल इसी तरह से अभी हमने काम में लिया है एक समांतर रेखा, ठीक है, एक समांतर वाला जो लॉजिक दे रखा था, 2 रेखाएं समांतर है, ये एक लॉजिक अभी हमने काम में लिया है, और काम में लिया है थेल्स प्रमेय। क्लियर। अब दूसरी जो है समांतर रेखाओं का जो ग्रुप है CD और EF, इन पे बात करते हैं हम, CD और EF, इस पर बात करते हैं। क्लियर। तो अब इसके हिसाब से देखिए, तब मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए ये त्रिभुज है एक, कौन सा, ADC। इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसको भी एक बार मिटा दीजिए भले, कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। ठीक है। अब आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। इस भुजा के समांतर ये रेखा है, इस रेखा ने AD और AC को 2 टुकड़ों में काटा है, F और E की वजह से, है ना, इन 2 बिंदुओं पे काटा है। अब यहां से भी देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहेगी कि ये AF बटा FD और AE बटा EC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से, AF बटा FD, तो हम लिखेंगे AF बटा FD, वो बराबर होगा किसके, AE बटा EC के, तो AE बटा EC के। क्लियर। और इसमें भी हम सेम वही काम करते हैं, क्या कि इसको घुमा देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, अंश को हर को अंश कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो देखिए FD कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और AF कहाँ आ जाएगा, नीचे। बिल्कुल सेम टू सेम यही काम, EC कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और AE कहाँ लिख देंगे, हम हर में लिख देंगे। क्लियर। और अब इसमें भी हम 1 जोड़ते हैं, कारण देखिए FD और AF जो है, ये है हिस्सा AD का। ये किसका हिस्सा है, AD का, जो आपको सवाल में आगे लेके आना है ना। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 1 जोड़ रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, जैसे आप लघुत्तम लोगे AF, तो यहाँ पे अंश में क्या बनेगा, FD जो पहले था, और इस 1 की वजह से AF, तो FD प्लस AF, देखिए FD प्लस AF क्या बन जाएगा, AD, हाँ या ना। तो यहाँ पे तो आ जाएगा AD और बटा में AF पड़ा है। RHS में क्या हो रहा है, RHS में देखिए यहाँ पे जब आपने 1 जोड़ा है तो यहाँ लघुत्तम क्या आएगा, AE, और अंश क्या बनेगा, EC प्लस इस 1 की वजह से AE आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए EC प्लस AE, EC कौन सा, ये वाला, और AE मतलब ये वाला। जैसे इन 2 भुजाओं को जोड़ोगे तो पूरी रेखा आ जाएगी, रेखाखंड आ जाएगा आपके पास, कौन सा, AC। तो इसके स्थान पे मैं लिख सकता हूँ EC, और AE अपने स्थान पे पड़ा है। क्लियर। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, इन पे गौर कीजिए। समीकरण 1 में क्या है, AB बटा AD, और बराबर है किसके, AC बटा CE के, AE के। और समीकरण 2 में भी देखो AC बटा AE आ रहा है, ये दोनों मान सेम है, RHS दोनों के सेम है, इसका मतलब LHS भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। LHS कौन कौन सा, AB बटा AD और AD बटा AF। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों बराबर करोगे तो फिर वज्र गुणा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, AD इंटू AD क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर, और AB इंटू AF, जो आपको लेके आना था। क्लियर। तो थोड़ा सा इसमें समझने लायक लॉजिक है बेटा, हर सवाल में लगभग छोटी छोटी कुछ बातें हैं। मेन जो कंसेप्ट है वो आपका है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम।